इंडिया वर्ल्ड की कैपिटल है। 60 स्नैक्स आर हाईली वेनेमस। बाबा का रेशियो भी बहुत बढ़िया रहता है। इंडियन ओझा, नीम हकीम या फिर तांत्रिक के पास जाना क्यों प्रेफर करते हैं? यह घटना है राजस्थान के दौसा जिले की, जहां पर एक ही परिवार में रह रही 2 साल की छोटी बच्ची वंश और उसकी बड़ी बहन मान्या की डेथ हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी डेथ किसी रोड एक्सीडेंट या फिर किसी डिजीज से हुई हो, बल्कि उनकी डेथ के पीछे का कारण है स्नैक बाइट। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी जान को नहीं बचाया जा सकता था, क्योंकि उनके परिवार के लोगों ने इन बच्चियों को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय नीम हकीम बाबाओं के पास ले जाना उचित समझा। और उसके बाद जब तक हॉस्पिटल पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और यह केस कोई इंडिया का पहला केस नहीं है जब हम सब लोग इन बाबाओं को हॉस्पिटल से ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन यह केस आखिरी जरूर हो सकता है जब हम सब सांपों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। अभी हाल ही में जून में हुई ट्रेन एक्सीडेंट में 280% की डेथ हुई थी, जिसको न केवल नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया। 70 people have been killed and 400 hospitalized in India after a passenger train derailed and collided with a goods train on Friday. और प्रत्येक साल केवल इंडिया में अराउंड 1.5 लाख से अधिक पर्सन रोड एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। इन दोनों ही केसेस में सोसाइटी काफी हद तक जागरूक है और गवर्नमेंट भी समय समय पर एडवर्टीजमेंट, रूल्स, रेगुलेशन क्रिएट करती रहती है कि कैसे रोड एक्सीडेंट और ट्रेन एक्सीडेंट को कम किया जाए। कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। लेकिन अगर हम बात करें स्नैक एक्सीडेंट की, यानी सांपों के द्वारा काटे जाने की, तो इसके लिए ना तो कोई सोसाइटी में अवेयरनेस है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़े स्केल पर अवेयरनेस फैलाई गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में करीब 81,000 से लेकर अराउंड 1.5 लाख लोगों की डेथ होती है केवल स्नैक बाइट से। और आपको यह जानकर शौक लगेगा कि स्नैक बाइट के मामले में इंडिया वर्ल्ड की कैपिटल है, यानी पूरी दुनिया की ऑलमोस्ट 50% डेथ, अराउंड 60,000 डेथ केवल इंडिया में ही होती हैं। और इस नंबर का जस्ट 4 टाइम्स लोग जिनकी स्नैक बाइट में डेथ तो नहीं होती है, उनको कोई ना कोई सीवियर डिजीज या फिर जिस भी बॉडी पार्ट में सांप ने काटा होता है उसको काट कर अलग करना पड़ता है। तो फिर आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इंडिया में इतनी ज्यादा स्नैक एक्सीडेंट क्यों होते हैं, और आखिर लोग कभी कभी ना चाहते हुए भी इन बाबा और ओझा के पास क्यों जाते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करने में हेल्प मिलती है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। पूरी दुनिया में अराउंड 4,000 से ज्यादा प्रजातियां सांप की पाई जाती हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं जो स्नैक फ्री हैं, जहां पर एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसलैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे ही सांप जहरीले होते हैं। इन 4,000 में से केवल 600 स्पीसीज ही वेनेमस होती हैं, और इन 600 स्पीसीज में से केवल 200 स्पीसीज कैपेबल होती हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग को मारने के लिए। अगर हम पर्टिकुलर कंट्री वाइज बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्नैक स्पीसीज ब्राजील कंट्री में पाई जाती हैं, जहां पर अराउंड 375 स्नैक स्पीसीज अब तक खोजी गई हैं। और इसके पीछे मेनली रीजन है साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट, जिसका 60% केवल ब्राजील के अंतर्गत ही आता है। अब आते हैं अपने भारत देश पर। यहाँ पर लगभग 300 से अधिक प्रजातियां सांप की पाई जाती हैं, जिसमें से अराउंड 80% स्नैक बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं, और बाकी बचे 20% यानी 60 स्नैक्स आर हाईली वेनेमस। लेकिन इंडिया में होने वाले मोस्टली डेथ के पीछे मेनली 4 स्नैक होते हैं। पहले नंबर पर आता है स्पेक्टिकल कोबरा, दूसरे नंबर पर आता है कॉमन करैत, और फिर 3rd नंबर पर आता है रसल्स वाइपर, और अंतिम में आता है सॉ स्केल्ड वाइपर। अगर हम बात करें स्पेक्टिकल कोबरा की, तो इसकी इंपॉर्टेंस हिंदू रिलीजन में ज्यादा है, लोग इसकी पूजा भी करते हैं। और जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि एक व्यक्ति स्पेक्टिकल कोबरा को राखी बांधने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जैसे ही उस कोबरा को मौका मिलता है वह उस व्यक्ति के पैर में काट लेता है, जिससे उस पर्सन की डेथ हो जाती है। 2nd नंबर पर आता है कॉमन करैत। यह स्नैक जनरली नाइट टाइम पर बाहर आता है, और इस स्नैक के मोस्टली शिकार ऐसे लोग होते हैं जो रात में जमीन पर सोते हैं। इन सारे ही स्नैक के काटे जाने पर पेशेंट के पास मैक्सिमम 3 घंटे का समय होता है। लेकिन अब समझते हैं कि आखिर वेनम हमारी बॉडी पर कैसे इम्पैक्ट करता है। जिस प्रकार से ह्यूमन के माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होती है जिससे लार बनती है और हम जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक उसी प्रकार से सांप में मॉडिफाइड पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड होती है, जिससे स्नैक में वेनम क्रिएट होता है, और ये वेनम उसके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन यदि यही वेनम किसी भी ह्यूमन की बॉडी पार्ट में एंटर कर जाता है तो यह 3 तरीके से ह्यूमन बॉडी पर इम्पैक्ट करता है। पहला न्यूरोटॉक्सिक वेनम, दूसरा हीमोटॉक्सिक वेनम, और तीसरा साइटोटॉक्सिक वेनम। अगर बात करें न्यूरोटॉक्सिक वेनम की,
तो यह वेनम ह्यूमन के ब्रेन पर और न्यूरल सिस्टम पर अफेक्ट करता है, जिससे आंखों के सामने धुंधला सा छाने लगता है और कुछ ही समय के बाद शरीर पैरालाइज हो जाता है। और यह वेनम स्पेक्टिकल कोबरा और ब्लैक माम्बा के अंदर पाया जाता है। और सेकंड नंबर पर आता है हीमोटॉक्सिक वेनम। इस वेनम का इफेक्ट सीधे हमारे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स पे पड़ता है, जिससे ब्लड क्लॉट हो जाता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। और यह वेनम मोस्टली वाइपर और रेटल स्नेक में पाया जाता है। और थर्ड नंबर पर आता है साइटोटॉक्सिक वेनम। इस वेनम का फर्स्ट अटैक हमारी टिश्यूज पर पड़ता है, जिससे हमारी सेल्स मरने लगती हैं। और यह वेनम स्पिटिंग कोबरा जैसे सांपों में पाया जाता है। पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा डेथ होने के कारण WHO ने 2018 में स्नैक बाइट्स को ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी में शामिल कर लिया, जिससे एंटी वेनम बनाने में और सांपों के प्रति और जागरूक करने में फंडिंग को और पंप किया जा सके। लेकिन भारत में आज भी इस प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए कोई भी मशीनरी डेवलप नहीं की गई है। इवन मलेरिया और डेंगू के लिए भारत में हर लेवल पर ट्रीटमेंट प्लान टॉप टू बॉटम अवेलेबल है, जबकि मलेरिया से होने वाली डेथ स्नैक बाइट से होने वाली डेथ का मात्र 1/3 है। अगर 60,000 लोग स्नैक बाइट से मर रहे हैं तो मलेरिया से अराउंड 20,000 लोग ही मर रहे हैं। और इसके पीछे कुछ हद तक रीजन है सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। देखिए, जनरली मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां अर्बन पॉपुलेशन में फैलती हैं। अगर शहरों में एक भी डेथ मलेरिया और डेंगू की वजह से होती है तो यह न्यूज तुरंत हाईलाइट हो जाती है। वो बीमारी है डेंगू। राजधानी दिल्ली में डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन स्नैक बाइट की न्यूज आप सब ने रेयरली ही सुना होगा। स्नैक बाइट के मोस्टली केसेस रूरल एरिया से आते हैं और इनके विक्टिम भी मोस्टली फार्मर्स, लेबर वर्कर्स जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं वही इसके विक्टिम होते हैं। इसलिए इस डिजीज को एज अ पुअर पर्सन डिजीज में कंसीडर किया जाता है, जबकि अकेले केवल वेस्ट बंगाल में ही पर मंथ 400 से 500 पर्सन की डेथ हो जाती है केवल स्नैक बाइट से। अब समझते हैं कि आखिर स्नैक बाइट से बचने के लिए जो एंटी वेनम तैयार की जाती है, आखिर उसको बनाया कैसे जाता है। 1895 में फ्रेंच साइंटिस्ट अल्बर्ट कॉलमेटे ने पहली बार एंटी वेनम को क्रिएट किया था। इस एंटी वेनम को बनाने के लिए पहले स्नैक को पकड़कर उसके वेनम की मिल्किंग की जाती है और एक स्नैक से मैक्सिमम एक वीक में 4 बार मिल्किंग किया जाता है। और फिर इस वेनम को घोड़ों में, गधों में या फिर खच्चरों में इंजेक्ट किया जाता है। और जैसे ही यह वेनम इन एनिमल्स की बॉडी में एंटर करता है तो इनके ब्लड में इस वेनम के लिए एंटीजन क्रिएट होने लगते हैं और फिर हम उसी एंटीजन को कलेक्ट करके ह्यूमन के लिए एंटी वेनम क्रिएट करते हैं। अच्छा, इस पूरे ही प्रोसीजर के लिए WHO ने एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल की एज मिनिमम 5 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम 1 ईयर में एंटी वेनम बनाने के लिए किसी भी एनिमल का 9 मंथ ही उपयोग किया जा सकता है। बाकी के 3 मंथ का कंपलसरी रेस्ट एनिमल्स को देना ही है। और इन एनिमल्स के लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, हॉर्स के लिए 22 साल, यानी 22 साल के बाद उस पर्टिकुलर एनिमल से किसी भी प्रकार का एंटी वेनम तैयार नहीं किया जाएगा। और भारत में यह सारे ही वेनम को कलेक्ट करती है आइरुला ट्राइब्स, जो कि स्नैक कैचिंग में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। यही सिंगल ट्राइब्स पूरी कंट्रीज वेनम का 80% वेनम कलेक्ट करती है। फिर वो वेनम चाहे रिसर्च के लिए कलेक्ट किया गया हो या फिर एंटी वेनम बनाने के लिए कलेक्ट किया गया हो। लेकिन एंटी वेनम की डिमांड इंडिया में ज्यादा है और उसकी सप्लाई काफी कम है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्नैक स्पीसीज को वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत प्रोटेक्शन दिया गया है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी स्नैक को पकड़ना या फिर उसके वेनम की मिल्किंग करना क्राइम है। रिसेंटली आपने एक केस सुना होगा, एक फेमस यूट्यूबर एल्विस यादव के ऊपर एक एलिगेशन है कि वह पार्टीज में स्नैक वेनम को एज अ ड्रग सप्लाई करते हैं। आजकल स्नैक वेनम की डिमांड ड्रग के रूप में काफी ज्यादा है क्योंकि इसका नशा काफी दिनों तक चलता है और यह भी एक रीजन है जिससे कि एंटी वेनम की प्रोडक्शन काफी स्लो है। एंटी वेनम ब्रॉडली 2 टाइप्स के होते हैं, पहला मोनोवेलेंट और दूसरा पॉलीवेलेंट। अब मान लीजिए अगर आपको कोई स्नैक बाइट कर लेता है लेकिन आपको तो यह पता नहीं होगा कि यह स्नैक न्यूरोटॉक्सिक है या फिर हीमोटॉक्सिक है, इसलिए एंटी वेनम को 2 प्रकार से क्रिएट किया जाता है। मोनोवायलेंट एंटी वेनम केवल उसी वेनम पर वर्क करेगा जिससे वह क्रिएट किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी भी पर्सन को कोबरा बाइट कर लेता है और अगर आपको हॉस्पिटल में वाइपर के वेनम से क्रिएट किया गया मोनोवायलेंट एंटी वेनम दिया गया तो इसके बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपकी डेथ कंफर्म है, क्योंकि मोनोवायलेंट एंटी वेनम सिंगल स्पीसीज से ही क्रिएट किया गया है। लेकिन अगर बात करें पॉलीवैलेंट एंटीवेनम की तो इसको 2 या 2 से अधिक स्पीसीज से क्रिएट किया जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था कि इंडिया में मोस्टली डेथ केवल 4 स्नैक स्पीसीज से होती हैं, तो इस पॉलीवैलेंट एंटीवेनम को चारों स्नैक के वेनम से क्रिएट किया जाता है, जिससे यदि आपको इनमें से कोई भी स्नैक बाइट करता है और इन केस आप उस स्नैक को पहचानते भी नहीं हैं, तो उस कंडीशन में भी यह एंटीवेनम आपकी बॉडी पर वर्क करेगा और यही एंटीवेनम भारत के हर हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। लेकिन यदि भारत में एंटीवेनम अवेलेबल है और कुछ केसेस में हॉस्पिटल भी नजदीक होने के बावजूद हम एज अ इंडियन ओझा, नीम हकीम या फिर तांत्रिक के पास जाना क्यों प्रेफर करते हैं?
जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि मोस्टली स्नैक बाइट के केसेस रूरल इंडिया में होते हैं, जहां पर अवेयरनेस की कमी और साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहती है। अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को रात में स्नैक बाइट करता है, तो उस पेशेंट की फैमिली को यह श्योरिटी रहती है कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो 100% डॉक्टर के मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं। और हर गाँव में कोई न कोई झाड़ फूक करने वाला या फिर ओझा जरूर होता है, जो दशकों से ऐसे केसेस को हैंडल करता चला आ रहा है। और लोग उस पर इसलिए भी विश्वास कर लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसके यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं वो ठीक होकर वापस चले जाते हैं। नागिन सांपिन हो, सांप चीतारी हो, गेहूं मार कराई तो हो, उड़ान बजागर हो, अंदर कोना में हो, इतने छाजा भरे में हो। लेकिन आम लोगों को और उस पेशेंट को ये नहीं पता होता है कि 80% स्नैक जहरीले होते ही नहीं है। यदि वह पेशेंट कहीं भी नहीं जाता है तो भी उस पेशेंट को कुछ नहीं होगा। लेकिन जो भी पेशेंट इन बाबा के यहाँ से ठीक होकर आते हैं, वो इन बाबा का प्रचार पूरे गांव में करते हैं, जिससे कि इन बाबाओं पर विश्वास और भी बढ़ने लगता है और इन बाबा का रेशियो भी बहुत बढ़िया रहता है। मान लीजिए 10% को सांप ने काटा और वो सारे ही 10 लोग बाबा के पास गए, जिसमें से बाबा 8 लोग को तो श्योरली बचा ही लेगा, जबकि जो ओरिजिनल 2 पेशेंट हैं जिनको जहरीले सांप ने काटा है, उनको तो वो 100% नहीं बचा पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा का रेशियो 8:2 रहता है। और दूसरा मेन रीजन ये है कि ये बाबा 24/7 आपकी सेवा में अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि इनका काम ही यही है कि आपको 24/7 मूर्ख कैसे बनाया जाए। और जबकि डॉक्टर्स ड्यूटी टाइम पर हॉस्पिटल में शायद ही मिले, और कई बार हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस इतने ज्यादा रहते हैं कि वहां पर नॉर्मल पीपल जाना अवॉइड ही करता है। लेकिन यदि किसी भी पर्सन को स्नैक बाइट कर लेता है तो आखिर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जहां पर भी स्नैक ने बाइट किया है उसको साफ पानी से वॉश करना चाहिए और उस बाइटन एरिया को हमेशा हार्ट से नीचे रखना चाहिए, जिससे कि वेनम जल्दी से उसके शरीर में ना फैल सके। और कभी भी उस वेनम को माउथ से सक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और उस पेशेंट को सीधा हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ना कि किसी बाबा के पास। जैसे जैसे इंडिया में स्नैक के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी, वैसे ही डेथ का नंबर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता चला जाएगा। और अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।